नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कोरोना एक बार फिर से डेंजर जोन में पहुंचता जा रहा है और तीसरी लहर को लेकर जो आशंका दिखाई दे रही थी वो सच होती नजर आ रही है। दरअसल देश भर में कोविड के नए केस 1 लाख के पार हो गए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिदृश्य की बात की जाए तो कोरोना यहां पर बेकाबू हो चला है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते केस को देखते हुए सख्ती में भी नवाचार किया है और अब जो व्यक्ति बिना मास्क के पेट्रोल पंप पर जाएगा उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि जुर्माने की बात कर ली जाए तो जुर्माना भी लोगों से वसूला जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ चुकी है और देश भर की यदि हम बात करें तो तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल 2 हॉटस्पॉट इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां पर इस वक्त तेजी से संक्रमित मरीज निकलते जा रहे हैं। तो देश भर में कोविड के 1 लाख केस सामने आ गए हैं और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 1,17,100 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि रिकवरी दर की यदि हम बात करें तो इनमें से 30,000 से भी ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो कि ठीक हो चुके हैं और 302 मरीजों की मौत हो चुकी है। और आइए अब सुनते हैं मध्य प्रदेश की गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का आखिर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सरकार की इस वक्त तैयारियां कोविड को देखते हुए की गई हैं। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूं, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से प्रदेश में पालन कराया जाएगा और अब पेट्रोल पंप, डीजल पंप जो हमारे हैं, वाहन चालक अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो उन्हें डीजल पेट्रोल न दे, ऐसी सूचना हम करवा रहे हैं। मास्क की जुर्माने की राशि के ये सभी के सख्ती पर विचार किया जा रहा है। चाहे बेड की बात हो, ऑक्सीजन प्लांट की बात हो और भी जो व्यवस्थाएं हैं उन पे हम लोगों की पूरी नज़र भी है और कोविड कमांड सेंटर भी हम लोगों ने बना दिए हैं। सब जगहों पर व्यवस्थाएं ठीक की जा रही हैं, लेकिन मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जितना हम सावधानी बरतेंगे, जितना हम कोरोना का प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करेंगे, मास्क लगाकर हम लोग रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों का बचाव भी होगा और जिन लोगों ने अभी तक टीके से वंचित रह गए वो लोग टीका भी लगवा। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अब नो मास्क नो पेट्रोल कैंपेन शुरू किया गया है। जो लोग बिना मास्क लगा पेट्रोल टैंक पर पहुंचेंगे उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल टैंक पर भी पोस्टर चस्पा किए गए हैं, यहाँ पर नो मास्क नो पेट्रोल लिखा गया है। यानी जो लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल टैंक पहुंचेंगे उन्हें मास्क लगाना जरूरी होगा। और किस तरह से ये चलेगा इससे बात करते हैं हमारे साथ पेट्रोल पंप संचालक हैं। सर, जो लोग बिना मास्क लगा पेट्रोल डलवाने आएंगे पेट्रोल नहीं मिलेगा? नहीं, उनको पेट्रोल नहीं दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है उनको कि कल से मास्क लगाएंगे या आज भूल गए हैं तो ऐसी स्थिति में उनको मास्क तुरंत देते हैं, तो मास्क लगा के वो पेट्रोल लेके अपना काम चला रहे हैं और ये बोल के जा रहे हैं कि कल से मास्क लगा के ही आएंगे। जो लोग अगर नहीं लगाकर आए, भूल जाते हैं तो उन्हें मास्क यहाँ पर दिया जा रहा है और तभी पेट्रोल दिया जाएगा। भैया, बिना मास्क लगाए पेट्रोल नहीं मिलेगा, आप कैसे देखते हैं इसे? सर, ये सही, बिल्कुल सही निर्णय सरकार का ये फैसला। भैया, जो लोग बिना मास्क लगाए पेट्रोल लेने पहुंचेंगे उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? सर, मास्क लगाना तो जरूरी है और अभी कोविड बढ़ रहा है, इसके हिसाब से तो मैं यही चाहूँगा कि पेट्रोल पंप पे जाए और पब्लिक प्लेस होता है एक हिसाब से, ये तो मास्क लगा के ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, कोरोना से लड़ना है या किसी भी संक्रमण से बचना है तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। वैसे ही ये अभियान है, बिना मास्क लगाए पेट्रोल नहीं मिलेगा और लोग भी यही कह रहे हैं कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए नो मास्क नो पेट्रोल। भोपाल से कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान, IND 24 भोपाल।
तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ यदि इंदौर और भोपाल की बात करें तो सरकार के द्वारा सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है, नई रणनीति अख्तियार की जा रही है। कोशिश यही है कि कैसे भी करके इस महामारी को रोका जा सके। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्वालियर से अनिल राजपूत लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ग्वालियर की स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। अनिल, बताइए कि क्या इस वक्त ताजा हालात देखने को मिल रहे हैं? यदि ग्वालियर शासन प्रशासन की हम बात कर लें तो कितनी तेजी से यहाँ पर महामारी देखने को मिल रही है कि तेजी से फैलती जा रही है? क्योंकि भोपाल या इंदौर की हम बात करें तो ये 2 हॉटस्पॉट माने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यदि कहीं और नजर जाती है तो वो है ग्वालियर। जी बिल्कुल, अगर ग्वालियर की बात करें तो लगातार ग्वालियर के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। और अगर बात करें कल की, तो कल ही लगभग 142 केस जो हैं वो आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो मामले बढ़े हैं उसको लेकर प्रशासन की ये चिंता है, और किस तरीके से वो कोविड की जांचें करा सकते हैं ये भी देखने वाली बात है। तो लगातार एक कलेक्टर ग्वालियर बैठक ले रहे हैं अधिकारियों की, स्वास्थ्य कर्मियों की, कि आखिर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, और साथ ही जाँच की जो है दर उसको बढ़ाई जाए। जिस तरीके से कल 2900 जांच हुई थी उसमें 142 केस आए थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो आज जो सैंपल बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का भी मानना है, और दिशा निर्देश भी लगातार ग्वालियर प्रशासन द्वारा जारी किया गया है कि लोगों को मास्क लगाकर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। इसके साथ जो बड़े बाजार हैं जहां पर जैसे बाड़ा है, हजीरा है, मुरार है, यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। और साथ ही देखा जाए जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर लोगों को बोला भी जा रहा है, रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगा के आए उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जो लोग मास्क लगाकर नहीं घूम रहे हैं उनको खुली जेल में भी रखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखा गया कि ग्वालियर में लगातार जो है वो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लोगों को चेता रहा है कि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए लोग अपने आप को मास्क पहने और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड सैनिटाइज करते रहे। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि जिस तरीके से ग्वालियर शहर में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, हर घंटे में 6 मरीज का आंकलन किया गया है कि लगभग हर घंटे में 6 मरीज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अब प्रशासन भी चेताया है और वो भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ अनिल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, यदि गाइडलाइन की बात कर ली जाए तो सरकार ने गाइडलाइन जरूर जारी की है, लेकिन सरकार के सामने चुनौती यही है कि आखिर कैसे उस गाइडलाइन का पालन किया जाए। क्योंकि आज के दौर में भी कई ऐसे लोग हैं जो कि बाजारों में जाते हैं, बड़े आयोजन हो रहे हैं इसमें जाते हैं, तो मास्क उनके चेहरे पर नजर नहीं आता। आखिर लोगों को समझाइश देना और लोगों को जागरूक करना भी प्रशासन के लिए अब एक बड़ी चुनौती के रूप में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जो बड़े आयोजन हैं उन पे तो पहले ही शासन ने रोक लगा दी है, लेकिन जो बड़े बाजार हैं वहाँ पर लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जैसे दुकानदार हैं वो भी जब उनके दुकान में कोई प्रवेश करता है, ग्राहक आता है, तो वो वहाँ पर आकर उनको पहले रोके और उनका मास्क देके सैनिटाइज कराए, उसके साथ ही उनको सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाए। तो कहीं ना कहीं जिससे बाजार भी सुचारू रूप से चल सकेगा और जो संक्रमण है वो भी नहीं फैलेगा। इसमें कहीं ना कहीं लोगों को, आम जन को भी इसमें भागीदारी पड़ेगी और जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन तो चेता ही रहा है, प्रशासन लगातार कार्रवाइयां कर रहा है, लगातार चालानी कार्रवाई की बात की जाए या खुली जेल की बात की जाए तो लगातार वो भी कार्रवाइयां चल रही हैं। लेकिन लोगों को भी अब खुद को जागरूक होना पड़ेगा कि वो लोग भी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और साथ ही सैनिटाइज करते रहें, तो इससे जिससे संक्रमण है वो नहीं फैलेगा। लेकिन अगर ग्वालियर की बात की जाए तो अभी तक की जो आज की ताजा स्थिति है वो यही है कि अभी तक लगभग 300 पार हो चुके हैं और लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए, बिल्कुल संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन अनिल देखना ही होगा कि आखिर सरकार के द्वारा जो रणनीति अख्तियार की गई है धरातल पर वो कितनी नजर आएगी। इंदौर से हमारे साथ सहयोगी भारत पाटिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, यदि मध्य प्रदेश के परिदृश्य की बात करें तो भोपाल के बाद इंदौर की और सभी की निगाहें होती हैं और हॉटस्पॉट के रूप में दोनों ही शहरों को देखा जा रहा है, क्योंकि इंदौर एक बिजनेस हब के तौर पर भी लगातार डेवलप हो रहा है। क्या इस वक्त स्थितियां देखने को मिल रही हैं कोरोना महामारी को देखते हुए? देखिए, आर्थिक कैपिटल के रूप में मध्य प्रदेश में इंदौर को जाना जाता है और खास तौर पर अगर हम बात करें तो इंदौर शहर की जो कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र और राजस्थान और पास से लगे गुजरात और खासकर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होने के कारण दिल्ली से भी कई जो व्यापार व्यवसाय के लिए लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, विदेश के जो यात्री हैं वो भी इंदौर आते हैं। तो एक बड़ा चैलेंजिंग इंदौर के लिए है कि जिस तरह के हालात इंदौर में बन रहे हैं कोरोना संक्रमण मरीज को लेकर के, जिस तरह से
आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना को लेकर के। अगर हम बात करें तो प्रशासनिक रूप में तो हमने काफी तैयारियां और को देखा है। सरकार ने काफी इंतजामात कर रखे हैं, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में हमने जिन गलतियों को देखा है, उन गलतियों को दोहराने से अच्छा उन्हें व्यवस्थित कर उनके उपाय ढूंढने में लगा दिए हमने। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के अगर हम बात करें तो आज पर्याप्त मात्रा में इंदौर में अलग अलग प्राइवेट से लेकर शासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट है। बेड को लेकर के अगर हम बात करें तो हमारे पास राधा स्वामी एक ऐसा बेड का अस्पताल तैयार किया गया है, जिसको लेकर के आने वाले समय को खतरे को भांपते हुए प्रशासनिक तैयारियां जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी हम लगातार दोहराते आए हैं, सबसे बड़ी जो बड़ी चुनौती है वो है लापरवाही। और वो लापरवाही इसलिए क्योंकि बिल्कुल, लेकिन भारत में आपसे ये जानना चाहूंगा, इसके पहले आपने बताया कि जो इंदौर है वो आर्थिक राजनीति के राजधानी के तौर पर तो लगातार उभरा ही है, और साथ ही साथ इसमें ये भी देखने को मिलता है कि जो विदेश से यात्री हैं वो ज्यादा इंदौर में आते हैं, क्योंकि बिजनेस हब के तौर पर भी ये डेवलप हो चुका है। अब ऐसे में एयरपोर्ट पर आखिर क्या व्यवस्था की गई है, खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जो कि विदेश से आते हैं? क्योंकि यदि भारत की हम बात कर लें तो ओमिक्रॉन की पुष्टि यदि कहीं हुई है तो विदेश से आने वाले यात्रियों में पहले हुई, उसके बाद शहरवासियों में फैला है। इंदौर में भी इसकी पुष्टि हुई है। अभी भी 9 ओमिक्रॉन की पुष्टि जो है की गई थी, जो बाहर विदेश से आए थे। और अगर सीधी कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो दुबई से आने वाली जो फ्लाइटें हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली से भी, जो दिल्ली से एयरपोर्ट और दिल्ली से फिर इंदौर जो लोग यात्री सफर करते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, वो ये है, और ये गाइडलाइन भी जारी है कि जो आने वाले यात्री उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जो नजदीकी हॉस्पिटल होगा या फिर जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है वहां पर भर्ती कराया जाएगा और उनका पूर्ण इलाज कराया जाएगा। लेकिन इसके अलावा उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तो भी उन्हें घर में करीबन 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, और 7 दिन बाद एक रिपोर्ट और कराना पड़ेगी, जिससे कि वो पूर्ण तरीके से सुरक्षित है, वायरस की चपेट में ना आए। ये पूरी प्रक्रिया से उन्हें गुजरना होगा। तो जो लोग बाहर से यात्रा कर रहे हैं, जो बाहर से आने वाले यात्री हैं, उन्हें खास तौर पर यहाँ पर जो रिपोर्ट, चलिए उनको रिपोर्ट सौंपनी होगी। साथ ही साथ सरकार की भी नजर ऐसे लोगों पर है जो कि विदेश से आए हैं। हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद आपका। भोपाल से आमिर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ रायपुर से सहयोगी कुलेश्वर पांडे भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आमिर, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो कैंपेन चलाया जा रहा है। उस कैंपेन में ये जानकारी दी जा रही है कि यदि आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। हालांकि फिलहाल ये स्थिति सिर्फ भोपाल में देखने को मिल रही है। रायपुर से हमारे साथ कुलेश्वर और ग्वालियर से हमारे साथ अनिल भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आमिर आप ही से समझना चाहूंगा, जो नए कैंपेन चलाए जा रहे हैं, जो नवाचार किए जा रहे हैं, ये कितने जरूरी हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण हो या अन्य कोई संक्रमण, उसको रोकना है तो सावधानी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग जागरूक हो सके मास्क पहनने के प्रति। सरकार ने जिस तरह से नो मास्क नो कैंपेन, नो मास्क नो पेट्रोल के कैंपेन चलाने की बात कही है, वैसे ही मास्क न लगाने वालों के खिलाफ जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है। भोपाल के जिला प्रशासन भी इसको लेकर सतर्क है। जिला कलेक्टर और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस भी सड़कों पर उतरकर लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज ही गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है, और वो मास्क नहीं लगाएंगे तो उनको पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा, यानी नो मास्क नो पेट्रोल। एक ये कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके अलावा मास्क न लगाते हुए अगर बिना मास्क के अगर कोई सड़कों पे घूम रहा है तो पुलिस और नगर निगम उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रही है। शासकीय कार्यालयों में भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा, बैंकों में भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा। तो यही है कि जिस तरह से हम कोरोना से लड़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आमजन का जागरूक होना। जब जागरूक होंगे तो जाहिर है कि हम कोरोना से आसानी से लड़ सकेंगे, क्योंकि सरकार चाहे तमाम व्यवस्थाएं कर ले अस्पतालों में बेड बढ़ाने की, चाहे ऑक्सीजन के इंतजाम कर ले, दवाओं का इंतजाम कर ले, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि लोग जागरूक हों, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
क्योंकि सरकार खुद इसको लेकर सतर्क है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल आमिर, अब यही देखना होगा कि सरकार के द्वारा प्रयास तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन लोग आखिर कितने जागरूक हो रहे हैं, बड़ा मुद्दा आपने उठाया। बने रहिएगा हमारे साथ। रायपुर की ओर चलेंगे, कुलेश्वर पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, यदि छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश से ज्यादा अलग छत्तीसगढ़ की स्थितियां कोरोना महामारी को देखते हुए नहीं की गई हैं। लगातार यहां पर विस्फोट देखने को मिल रहा है कोरोना महामारी के, और यदि हाल की हम बात करें तो यह भी जानकारी सामने आ रही है कि ओमिक्रॉन के कुछ मरीजों की पुष्टि छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जो है बहुत तेजी के साथ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। कल 2400 मरीज जो है पूरे प्रदेश भर से निकल कर आए हैं। वहीं अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो संक्रमित मरीजों का दर जो है 8% से ज्यादा हो गया है। मतलब प्रतिदिन राजधानी रायपुर से 500 से अधिक मरीज मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अब स्थिति जो है काफी भयावह होते जा रहा है। लेकिन हम अभी भी जो कड़ाई की बात करें, जो शासन प्रशासन की तरफ से जो कड़ाई नियमों का पालन कराना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लापरवाही जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। स्पेशली अगर मैं बात करूं राजधानी रायपुर के शराब दुकानों में ना कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो लगातार शराब दुकान में जुट रही है। कहीं ना कहीं से संक्रमण जो है काफी ज्यादा फैलेगा। साथ ही मैं बात करूं, सबसे जो दिक्कत यह है कि जो लोग जो है अपना जांच करवा रहे हैं उसको रिपोर्ट जो है वो 48 घंटे 72 घंटे के बाद जो है उनको रिपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में वो व्यक्ति को पता नहीं चल पा रहा है कि हम संक्रमित हुए हैं कि ये वायरल है। कहीं ना कहीं इससे भी जो संक्रमण का दर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। क्योंकि कोरोना ऐसा नहीं कि पहली बार छत्तीसगढ़ में आया, इसके पहले भी 2 लहर जो है छत्तीसगढ़ ने देखा है। लेकिन जो टेस्टिंग की सुविधा जो होनी चाहिए, जो हार्ड एंड फास्ट जो सुविधा होनी चाहिए, वो सुविधा अभी तक सरकार करने में कामयाब नहीं रही है। आज भी जो है जांच कराने के बाद 2 से 3 दिन हमको इंतजार करना पड़ता है कि हमारा रिपोर्ट आएगा, तब हमको पता चलेगा कि हम संक्रमित हुए हैं कि नहीं हुए, पॉजिटिव है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग का रिपोर्ट जल्दी मिले, ये सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द मिले। अगर 24 घंटे के अंतराल ही मिल जाता है तो लोग कम से कम दूसरे लोगों से के पास नहीं जाएंगे, वो अपने को क्वारंटाइन कर लेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट देरी से मिल रहा है उससे संक्रमण का दर और तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर भयावह होते जा रही है, क्योंकि सरकार भी शायद ये उम्मीद नहीं की होगी कि इतनी तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ेगा। क्योंकि 100 से लेकर 500 तक गया और अब एक दिन में 2400 मरीज निकल रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। खुद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक संक्रमित हो गया है। अगर हम बात करें कई विधायक जो है, चलिए बिल्कुल कुलेश्वर, ये माना जा सकता है कि कई ऐसे जननेता हैं जो कि संक्रमित हो चले हैं, और यहाँ पर जो बड़े आयोजन सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उन पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि बड़े आयोजन होते हैं तो लोगों की भीड़ भी इकट्ठी होती है। एक बार फिर राजधानी भोपाल की ओर चलेंगे। आमिर, मैं समझना चाहूंगा, इस वक्त यदि हम आम जनता की बात करें तो दिलो दिमाग में एक ही सवाल सामने आ रहा है, वो ये है कि पहली और दूसरी लहर के बाद हमने देखा कि जिस तरह से महामारी फैलती जा रही थी, कर्फ्यू बढ़ता जा रहा था, तो क्या अन्य राज्यों की तुलना में हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो क्या वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है? फिलहाल ऐसे कोई समीकरण आप देख रहे हैं? देखिए, स्पष्ट कर दिया मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाना या बाजार बंद करने का लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी इस तरह को लेकर, जिस तरह इस लॉकडाउन को लेकर जो चल रही अफवाहें हैं उस पर पूरी तरह से विराम लगाया है। क्योंकि जिस तरह से देखिए अभी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और सरकार ने फिलहाल अभी ये कहें कि ये पाबंदी लगाई है कि शादी ब्याहों में जो लोगों की संख्या है उसको सीमित कर दिया है, बड़े कार्यक्रमों पर रोक लगाई है, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन जैसे अभी कदम नहीं उठाए हैं। तो लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन लगेगा। हालांकि देखिए, जिस तरह से केस बढ़ते हैं तो फिर सरकार उस पर कोई बड़ा फैसला लेती है, लेकिन अभी फिलहाल में किसी तरह का लॉकडाउन लगाना, बाजारों को बंद करना या ये कहें कि आर्थिक गतिविधियों को रोकने का किसी तरह का सरकार के पास में या गृह विभाग के पास में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो इस पर यह स्पष्ट हो सका है कि अभी तो फिलहाल कुछ दिन में लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि लोगों के मन में भी अभी यही लग रहा है कि लॉकडाउन, क्योंकि कोरोना के एक बार फिर मामले बढ़ने लगे हैं और सरकार पाबंदी लगाने की ओर जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि ये पाबंदियों से पहले अगर सावधानी लोगों ने बरत ली और ये संक्रमण फैलने से बच गया, कोरोना की चेन को ब्रेक करने में लोगों ने अपना ये कहें कि लोग आगे आए और लोगों ने आके जांच करवा ली, तो जाहिर है कि ये संक्रमण की चेन टूटेगी और लोग ज्यादा संक्रमित नहीं होंगे। लेकिन आमिर यही है कि आखिर लोग कैसे जागरूक होंगे, ये बड़ा सवाल है। बने रहिएगा हमारे साथ। ग्वालियर की ओर चलेंगे, अनिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, मैं स्कूल्स की बात करना चाहूंगा आपसे। क्या ये माना जा सकता है फिलहाल 50% क्षमता के साथ ही स्कूल संचालित किए जाएंगे और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी संचालित होंगी?
जी बिल्कुल, अगर ग्वालियर की हम बात करें तो ग्वालियर में जिला प्रशासन ने आदेश निकाला है, उसके बाद शिक्षा विभाग ने भी आदेश निकाला है, जो प्राइवेट या शासकीय स्कूल हैं वो 9वीं से 10वीं 12वीं और 11वीं ये 4 क्लासें ही केवल अभी लगेंगी और बाकी जो बच्चे हैं वो अभी नहीं जाएंगे क्योंकि उनके अभी टीके नहीं लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 50% पर ही अभी स्कूल खोले जाएंगे और साथ ही ऑनलाइन जो है वो क्लासेस चलेंगे और जो छोटे बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस ही जारी रहेंगी। पहले बीच में उन्होंने खोल दिया था लेकिन बच्चे जाने लगे थे स्कूल, लेकिन अब दोबारा से उस पर रोक लगा दी गई है और जिस तरीके से बच्चे धीरे धीरे जाने लगे थे, लेकिन अब परिवार में या अभिभावकों में जो डर है वो कहीं ना कहीं कोरोना का है कि संक्रमण हमारा बच्चा ना हो जाए, उसी के चलते अब वो दोबारा से वो कोविड का डर सता रहा है लोगों को। इसी कारण अब ऑनलाइन क्लासेस से दोबारा से चालू हो गई हैं और अगर बात की जाए कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की तो वो 50% बच्चे जा रहे हैं और 50% बच्चे घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। जी चलिए कुलेश्वर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और कुलेश्वर, जो मैं सवाल अब करने वाला हूं उससे आप भी बिल्कुल दखल रखते होंगे। अब बात यदि 15 से 18 साल तक के किशोरों की कर ली जाए तो ये जरूर साफ है कि देश भर में ऐसे बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यदि छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में महामारी फैलती जा रही है, क्या ये माना जा सकता है स्कूल और कॉलेज जिन्हें बंद भी करने की अब सही वक्त आ चुका है या बंद किया जाएगा सरकार के द्वारा? देखिए बिल्कुल सरकार ने जो है कुछ जगह फैसला लिया है स्कूल बंद करने का, लेकिन जरूरत है कि पूरे प्रदेश भर में आदेश जारी होना चाहिए और फिर से जो है जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही लोग जो है डरे सहमे है और जो भयावह स्थिति अब छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, एक एक दिन में जब 2400 मरीज सामने आएंगे तो निश्चित तौर पे कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि हम अपने चलिए बिल्कुल। और कुलेश्वर, ये बड़ा सवाल है कि यदि एक दिन में 2400 से ज्यादा मरीज सामने आते हैं तो प्रशासन आखिर क्या करेगा? आप तीनों बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर ओपी सुंदरानी जुड़ चुके हैं, आईसीयू इंचार्ज हैं मैकाहारा के, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। सर बहुत स्वागत आपका ND24 में। डॉक्टर साहब, यही आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से महामारी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है वो इतना खतरनाक माना जा रहा है, जो सरकार के फिलहाल प्रयास किए जा रहे हैं और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, पहली और दूसरी लहर के बाद देखा गया कि काफी तब्दीलियां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में देखने को मिली हैं, लेकिन क्या हमारा प्रशासन जो इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं उससे निपटने के लिए सतर्क है? अलर्ट तो हैं, आईसीयू बेड्स भी रेडी हैं, कोविड सेंटर्स भी रेडी हैं, ऑक्सीजन सप्लाई भी पहले से काफी ज्यादा मजबूत है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा हो चुकी है, 2 सालों में कई बार रिपीट हो चुकी है ट्रेनिंग, तो प्रिपरेशन तो पूरी है। पर एक चीज हमें जो समझने वाली है वो ये है कि आप तैयारी कितनी भी कर लें, आप बेड्स कितने भी बढ़ा लें, अगर नंबर एक छोटे से समय में बहुत ज्यादा पेशेंट्स सीरियस हो गए तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। और इससे बचने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि हम सावधानी बरतें। देखिए, आप हॉस्पिटल्स के बेड बढ़ा सकते हैं, आप वेंटिलेटर्स खरीद सकते हैं, आप डॉक्टर्स को ट्रेन कर सकते हैं, पर आप डॉक्टर्स का नंबर नहीं बढ़ा सकते। 2 या 3 सालों में आप आईसीयू में ट्रेन्ड डॉक्टर्स 3 गुना नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये जो नया वेव है इसमें संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। अब बात ये आ रही है कि परसेंटेज ऑफ सीरियस पेशेंट्स बहुत कम है, एग्रीड, बट अगर एक दिन में 20,000 मरीज अगर किसी एक शहर में निकल जाते हैं और उसमें से केवल 1% को भी एडमिशन की जरूरत पड़ी तो उस 20,000 का 1% क्या हम कर पाएंगे? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी वेव हम सभी ने देखी, लेकिन क्या वो कारण है कि जो तीसरी लहर है इसकी जो रफ्तार है वो दोगुनी और चौगुनी नजर आ रही है? क्या ये माना जाए जो वेरिएंट सामने आया ये पहले और दूसरे वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है? यस, ये स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि जो ये नया वेरिएंट है इसका फैलने का या इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है जो डेल्टा वेरिएंट था, इसलिए ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और सर, इसके अलावा मैं अंत में आपसे यही समझना चाहूंगा, सरकार के द्वारा 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें तो वैक्सीनेट लगातार किया जा रहा है, लेकिन जो इस आयु वर्ग से नीचे के बच्चे हैं 15 साल के नीचे के लिए, इनके लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, अभी ये वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। सेंसिटिव इस टर्म्स में होते हैं कि आप किसी चीज को परख के ट्रायल्स, मल्टीपल फेज ऑफ ट्रायल से पास होने के बाद ही उसको किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए अप्रूव करते हैं। ये वो दवाइयां हैं जिनको आप एक ऐसे ब्लैंकेट जैसे सबको नहीं लगा सकते। ये नई दवाइयां हैं, रिसर्च हो रहे हैं, तो जब तक इनका सेफ्टी प्रोफाइल 100% इंश्योर नहीं हो जाता, इनको बाकी एज ग्रुप के लिए नहीं दिया जा सकता।
पहले हमने 18 के ऊपर किया, अब 15 से 18 किया। वी आर स्टिल वेटिंग कि रिसर्च और पुख्ता ये प्रूफ दे दे कि कम उम्र वालों को भी दे सकते हैं, उनमें भी सेफ है, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है, उसके पहले करना ज्यादा हड़बड़ी हो जाएगा। तो कि रिसर्च की स्टडीज पूरी तरीके से उनके रिजल्ट्स बाहर आए। सर, अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे ऐसे लोगों की जो कि अभी भी इस महामारी को देखते हुए सतर्क नहीं है या जिन्होंने अभी भी दूसरा डोज नहीं लगवाया है? देखिए, पहली चीज, दूसरा डोज नहीं लगवाया है ये उसी तरह है जैसे मैं रोड पे फुल स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ और हेलमेट नहीं पहन रहा हूँ। रिस्क रहेगा। आप ये कहेंगे कि जिसने हेलमेट पहना था उसका भी तो एक्सीडेंट होता है, पर उसके सर पे गंभीर चोट नहीं आती है। अगर मैं हेलमेट पहन के एक्सीडेंट होता है तो मेरे सर पे चोट गंभीर नहीं आती है। बिल्कुल। मैं अगर खुले सर पे गाड़ी चलाऊंगा, एक्सीडेंट होगा, गंभीर चोट आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने परिभाषित किया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े रहे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देश भर में तेजी से महामारी फैलती जा रही है और यदि समाज की बात कर लें तो आपको और हमको जागरूक होना होगा, उसके बाद ही इस महामारी को रोका जा सकता है। हालांकि सरकार संवेदनशील है, लगातार प्रयास कर रही है, नवाचार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ लोगों को समझाइश दी जा रही है कि 2 गज की दूरी जरूर रखें, मास्क जरूर पहन के रखें। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो भी अपना वैक्सीनेशन करवाएं, उसके बाद ये माना जा सकता है कि आप कोरोना से सुरक्षित हो सकते हैं। और इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।